नमस्ते। चलिए आज हम चलते हैं इतिहास के उस दौर में जब दिल्ली शक्तिशाली सुल्तानों का केंद्र हुआ करती थी। ये कहानी है पूरे 320 सालों की, एक ऐसी महागाथा जो मुगलों के आने से बहुत बहुत पहले लिखी गई थी। तो सल्तनत का ये पूरा सफर कैसा था? देखिए, ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है 1206 में मामलूक यानी गुलाम वंश से। फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी। सोचिए जरा, 5 अलग अलग राजवंश जिन्होंने एक के बाद एक दिल्ली से एक विशाल साम्राज्य पर राज किया, और ये सिलसिला चला 1526 तक। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? खैर, सल्तनत का जन्म हुआ था तलवार की धार पर। इसकी नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। वो एक तुर्क गुलाम था जो अपनी काबिलियत के दम पर एक शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर बना, और 1206 में उसने मामलुक यानी गुलाम वंश की स्थापना कर दी। लेकिन ये शुरुआत कहना पड़ेगा बेहद नाजुक थी। ऐबक की मौत के बाद तो सल्तनत की हालत ऐसी थी मानो एक धागे से लटकी हो। अंदर ही अंदर साजिशें चल रही थीं, जो प्रांत थे वो बगावत कर रहे थे, और बाहर से आक्रमण का खतरा हर पल मंडरा रहा था। और ठीक यही कहानी में एंट्री होती है शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। अगर ऐबक ने नींव रखी तो इल्तुतमिश को सल्तनत का असली आर्किटेक्ट कहा जा सकता है। अपने 1211 से 1236 तक के शासन में उन्होंने इस बिखरते हुए राज्य को एक मजबूत टिकाऊ साम्राज्य में बदल दिया। पर इल्तुतमिश के लिए ये आसान नहीं था। चुनौतियां चारों तरफ से थीं। एक तरफ यल्दौज और कुबाचा जैसे दुश्मन सिंहासन के लिए दावेदारी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चंगेज खान के मंगोलों का खतरा बढ़ता ही जा रहा था। और तो और वो खुद एक पूर्व गुलाम थे, तो उनकी हुकूमत पर भी सवाल उठ रहे थे। ऊपर से बंगाल और सिंध जैसे इलाके हाथ से फिसलते जा रहे थे। तो इल्तुतमिश ने इन मुश्किलों का हल कैसे निकाला? उन्होंने एक बड़ा ही स्मार्ट सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते हैं इक्ता सिस्टम। इसमें होता ये था कि अमीरों यानी इक्तादारों को उनकी मिलिट्री सर्विस के बदले जमीन दी जाती थी। फिर वो उस जमीन से टैक्स वसूलते थे। देखिए, एक तीर से दो निशाने। इससे एक वफादार अमीर वर्ग भी बन गया और एक मजबूत सेना का खर्च भी निकलने लगा। फिर उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। इल्तुतमिश ने 2 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इस एक कदम ने पूरे साम्राज्य में व्यापार को बहुत आसान बना दिया और सल्तनत को एक ठोस आर्थिक बुनियाद दी। सोचिए, एक ऐसी करेंसी जिस पर हर कोई भरोसा कर सके। और फिर आया सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। 1229 में उन्हें बगदाद के खलीफा से मान्यता मिल गई। खलीफा उस वक्त इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। ये मान्यता मिलना एक तरह से लेजिटिमेसी का अल्टीमेट स्टैम्प था। इसने इल्तुतमिश को जबरदस्त धार्मिक और राजनीतिक ताकत दी और दिल्ली पर उनका शासन चट्टान की तरह मजबूत हो गया। इल्तुतमिश ने जो मजबूत बुनियाद रखी, उस पर सल्तनत अपने शिखर पर पहुंची। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक बेहद ताकतवर और क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी को। उसके दौर में सल्तनत का इलाका सबसे ज्यादा फैला और उसका कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो गया। अब देखिए, अलाउद्दीन को एक बहुत बड़ी सेना रखनी थी और सेना के लिए चाहिए था पैसा, बहुत सारा पैसा। तो उसने क्या किया? उसने जमीन पर लगने वाला टैक्स एकदम से बढ़ा दिया। जरा सोचिए, किसानों की पैदावार का 50% यानी सीधा सीधा आधा हिस्सा अब सरकारी खजाने में जाएगा। और अपनी विशाल सेना का खर्च कम रखने के लिए उसने बाजार पर भी पूरा शिकंजा कस दिया। सभी जरूरी चीजों के दाम फिक्स कर दिए गए। खास मंडियां बनाई गईं जहां सिर्फ तय कीमत पर ही सामान बिकता था। और इन नियमों को लागू करने के लिए जासूसों का एक पूरा नेटवर्क था, और सजाएं वो बहुत ही कठोर थीं। खिलजी सिर्फ उत्तर भारत तक ही नहीं रुका। अपने काबिल जनरल मलिक काफूर के नेतृत्व में उसकी सेनाओं ने दक्षिण भारत के अमीर राज्यों पर धावा बोल दिया। इन हमलों से सल्तनत में बेहिसाब दौलत आई और उसका असर दक्कन तक फैल गया। खिलजी के बाद आया तुगलक वंश का दौर, और इसी के साथ सल्तनत की मजबूत दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो गईं। और इसकी एक बड़ी वजह था मुहम्मद बिन तुगलक, एक ऐसा सुल्तान जो था तो बहुत बुद्धिमान, एक विजनरी, लेकिन उसकी योजनाएं इतनी अव्यावहारिक थीं कि वो विनाशकारी साबित हुईं। उसकी सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक थी राजधानी को बदलना। उसने हुक्म दिया कि राजधानी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाई जाए। कागज पर यह एक शानदार आइडिया लगता था, ताकि पूरे साम्राज्य को बीच से कंट्रोल किया जा सके।
लेकिन हकीकत में ये एक भयानक तबाही बन गया। दिल्ली की पूरी आबादी को इस लंबे और मुश्किल सफर पर जाने के लिए मजबूर किया गया। ये एक मानवीय और आर्थिक आपदा थी। इस एक फैसले ने साम्राज्य को बुरी तरह कमजोर कर दिया और लोगों को बेहिसाब दुख दिया। उसकी एक और बड़ी नाकामी थी सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी। आइडिया ये था कि तांबे के सिक्के चलाए जाएं जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर हो। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने घरों में ही बड़े पैमाने पर जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। नतीजा, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मोहम्मद बिन तुगलक के इन विनाशकारी प्रयोगों ने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी और जो केंद्रीय सत्ता थी वो बिखरने लगी। और फिर 1398 में वो हुआ जिसने सल्तनत की कमर तोड़ दी। मध्य एशिया से आए हमलावर तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा कि शहर पूरी तरह तबाह हो गया। इस हमले ने तुगलक वंश की बची खुची ताकत को भी खत्म कर दिया और सल्तनत में अराजकता फैल गई। तैमूर के हमले के बाद सल्तनत फिर कभी अपनी पुरानी शान हासिल नहीं कर पाई। आखिरी दो राजवंश यानी सैयद और लोधी एक बहुत ही छोटे और कमजोर साम्राज्य पर हुकूमत करते रहे। लोधी वंश की एक खास बात ये थी कि वो दिल्ली पर शासन करने वाले पहले अफगान थे, जो सत्ता में एक बड़े बदलाव का संकेत था। और फिर आया साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर की हमलावर सेनाओं ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य का सूरज उगा। तो 320 सालों की हुकूमत के बाद दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी क्या छाप छोड़ी? क्या थी उसकी विरासत? इसकी विरासत काफी गहरी और स्थायी है। एकता जैसे प्रशासनिक सिस्टम ने आने वाले साम्राज्यों के लिए एक मॉडल तैयार किया। स्टैंडर्ड करेंसी एक स्थायी चीज बन गई। कुतुब मीनार जैसी इंडो इस्लामिक वास्तुकला आज भी हमें हैरान करती है। और शायद सबसे जरूरी बात, इस दौर में फारसी और भारतीय कला, भाषा और संस्कृति का एक अनोखा संगम हुआ। और हाँ, दिल्ली से सत्ता को पहली बार सफलतापूर्वक केंद्रीकृत करने का श्रेय भी सल्तनत को ही जाता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या दिल्ली सल्तनत सिर्फ 300 साल की क्रूर विजय की कहानी थी या फिर आने वाले भारत के लिए एक जरूरी बुनियाद? इसकी विरासत यकीनन बहुत जटिल है और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच ही कहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करती है।